नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक प्रशासनिक अधिकारी रहे रमेंद्र नाथ मिश्रा सर से, जो कि एडिशनल कमिश्नर रहे हैं फैजाबाद डिवीज़न में। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक प्रशासनिक अधिकारी का जीवन कैसा होता है? उसके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ होती हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी हुँ, हुँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारी कई स्तर पे होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक तो हमारे राजस्व प्रशासन है, जिसका मुख्य जिले में अधिकारी जिलाधिकारी होता है। हुँ, हुँ। पुलिस प्रशासन होता है, जिसका मुख्य वहाँ एसएसपी होता है, हुँ, हुँ। पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। हुँ, हुँ। प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू हो गई है, हुँ, हुँ। तो वहाँ पुलिस कमिश्नर होता है। हुँ। तो जिलाधिकारी के अधीन अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी होते हैं। हुँ, हुँ। तो प्रशासनिक अधिकारी का जो जीवन है, दैनिक जीवन है, हुँ, हुँ। वो तो पूरा का पूरा प्रशासन के प्रति, जनता के प्रति समर्पित हो जाता है। हुँ, हुँ। और जो अधिकारी जनता के प्रति समर्पित होता है, वो उतना ही सफल अधिकारी होता है। हुँ, हुँ। और चुनौतियाँ तो बहुत आती हैं हुँ। प्रशासन में। और आजकल के समय में तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है या लोग शिकायत करते हैं, वो है हुँ। ने क्या कहते हैं आपका, कि मतलब राजनीतिक दबाव। राजनीतिक दबाव। हुँ। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है, मैं तो मेरा पूरा जीवन का जो मेरी नौकरी का पूरा अधिक समय हुँ, हुँ। पूर्वांचल में ही बीता। उसमें खासकर बनारस, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, हुँ, हुँ। देवरिया, हुँ, हुँ। जो कि राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रबुद्ध हुँ। माने जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो लोगों को ये इस बात की शिकायत रहती है कि हुँ, हुँ। बड़ा राजनीतिक दबाव पड़ता है। हुँ, हुँ। लेकिन मुझे अपने पूरे सर्विस काल में, सेवा काल में, हुँ। कभी भी राजनीतिक दबाव का सामना करना नहीं पड़ा। हुँ। और उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि अगर आप राजनीतिक दबाव से बचना चाहते हैं, हुँ। तो आप अपना जो निर्णय है हुँ, हुँ। उसको कभी हुँ। पेंडिंग कहेंगे, पेंडिंग का मतलब है कि उसको रोक दें, रोक रोकना नहीं, हुँ, मतलब वो लंबित। लंबित न रखें, हाँ, तुरंत निर्णय लें। हाँ। तो जब तुरंत आप निर्णय लेंगे तो लोगों के अंदर, और दूसरी चीज़ है कि आपको सही निर्णय लेना चाहिए, हुँ, पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। हुँ, तो अगर आप इस तरह से कार्य करते हैं, तो आपकी छवि जो है, आपकी कीर्ति जो है, अपने आप इतनी फैल जाती है हुँ, कि लोग कहते हैं भाई इससे सिफारिश क्या करना, हुँ, ये तो वही करेगा जो सही है, हुँ, हुँ, और जल्दी करेगा। हुँ, हुँ, और राजनीतिक दबाव तो ऑर्डर ऑफ द डे है, उसको क्या कहते हैं कि ख़त्म भी नहीं किया जा सकता उसको डाट के। हुँ, क्योंकि देखिए, जो नेता होते हैं, चाहे हुँ, एमएलए हों, एमपी हों, या हारे हुए नेता हों, हुँ, हुँ, उनके साथ हजारों आदमियों का हुँ, वो रहता है, उनके फॉलोअर होते हैं, उनके क्या कहते हैं, मान जानने वाले हुँ, हुँ, होते हैं। तो उनके काम तो आपको करने के लिए वो कहेंगे ही। हुँ, हुँ, हुँ। उनको अधिकारी से मोह थोड़ी है, उनको तो भाई उन हाँ, अपने अपने फॉलोवर से मतलब है, फॉलोअर जनता से का में है, काम होना जनता से चाहिए। है। और हाँ। वो भी आपको जनता का काम ही करने आते हैं। हुँ, हुँ। कोई नेता अपने घर का काम करने नहीं आता ज़्यादातर। अच्छा, अच्छा। 90% नेता जो हैं, वो अपने हुँ, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ही आते हैं। हुँ, 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 और अगर आप समस्याओं को निपटाने के लिए हम आए, हुँ, 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 हम समस्याओं को निपटाने के लिए तो नौकरी में आए हैं, या शासन ने रखा हुआ है। हुँ, हुँ, सही तो बात है। मेरा जो कहना है, हुँ, हुँ, जो भी मतलब अधिकारी वगैरह हैं, हुँ, उनसे मैं कहता भी हूँ हुँ, कि भाई आप जो है वो समस्या, आप काम करते रहिए, आपके पास कोई आएगा ही नहीं। हुँ, 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 काम हो जाएगा तो कोई क्यों आएगा। हुँ, हुँ, सही बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं अनुभव करता हूँ कि अब हुँ, प्रशासन में वो चुस्ती हुँ, नहीं है जो हम जब सन 1970-71 में आए थे शुरू में नौकरी में, तो हुँ, है। लेकिन अब उसका कारण और भी है, उसको यहाँ ज़्यादा उसको डिस्कस करना हाँ। उचित नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, मेरा ये है कि हाँ, अगर आप जहाँ कहीं भी हों, हुँ, हुँ, जैसे आप किसी भी क्षेत्र में हो, हुँ, आपको सिंसियर होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। आप खुद अनुशासित होंगे हुँ, तो आपके अधीनस्थ अनुशासित होंगे, आपके साथ है। घर में भी अगर आप अनुशासित नहीं है, हुँ, 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 अगर आप खुद ही 8 बजे सो के उठते हैं, तो हुँ, आपके बच्चे भी 8 बजे से उठे सो कर के उठेंगे। हुँ, और अगर आप सुबह उठ जाते हैं हुँ, 5-6 बजे, 7 बजे, बच्चे भी आपके हो जाएँगे। और अभी तो मतलब मैं ज़्यादातर
जगहों पे रहा हूँ तो लोगों की शिकायत क्या कहते हैं यह कि स्कूलों में मास्टर जो है वो पढ़ाते नहीं है ठीक से, अच्छा अच्छा शिक्षा नहीं देते हैं। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि आप मास्टर को दोष देने से पहले ये देखिए कि आप अपने बच्चे के प्रति कितना हाँ, जिम्मेदार। समर्पित हैं। हाँ, जिम्मेदार। आप कभी ये देखते हैं कि आपके लड़के को स्कूल जाने में 20 मिनट समय लगता है, तो वो 40 मिनट पहले क्यों घर से जा रहा है? सही बात है। या 40 मिनट 20 मिनट में घर से आ जाना चाहिए, तो 1 घंटे बाद क्यों आ रहा है? बहुत सही। आपको ये देखना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैं एडीएम था ज्ञानपुर में, और वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने कहा कि क्योंकि मैं भाई बता दूं, मैं शुरू के 4 साल नॉर्मल स्कूल में अध्यापक भी रहा हूँ, जहाँ प्राइमरी स्कूल के मास्टरों की ट्रेनिंग होती थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा सर आप पुराने मास्टर रहे तो आप जरा आ जाइए, मुख्य अतिथि हो जाइए। तो वहाँ गया तो भाई वो था क्या कि अभिभावक और टीचर्स का सम्मेलन था। तो जितने अभिभावक थे सबों ने मास्टरों की खुल करके बुराई करी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, आपकी बुराई करना आपका हक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मास्टर से पूछा हो कि मेरा लड़का क्लास में ठीक चल रहा है, समय से आ रहा है, जाता है? और इसमें कोई एक आदमी खड़े हो जाए जो अपने लड़के का पूरा सब्जेक्ट बता दीजिए कि क्या क्या विषय पढ़ता है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक भी आदमी ये नहीं खड़ा होकर बताया कि लड़के के 5 विषय कौन से हैं। हाँ, 5 विषय कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर के नेम। नहीं, विषय तो छोड़ दीजिए। तो मतलब ये कि तो वहाँ देखिए, वहाँ अनुशासन आपका यही है कि आप लड़के से गाहे बगाहे पूछते रहो, बेटा क्या पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, कहाँ जाते हो, किताब के बीच में कहानी की किताब तो लेके नहीं पढ़ रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अनुशासन मुख्य है। और हम तो प्रशासन अधिकारी जनता की समस्याओं को निराकरण करने के लिए तो आए हैं, तो उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। और समयबद्ध अगर आप निर्णय लेंगे तो आपको राजनीतिक दबाव कम झेलना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये है सर, भ्रष्टाचार। हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों पर ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, और ये एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। कोई विभाग ये नहीं कह सकता कि वो भ्रष्टाचार से अछूता है, लोग ये मानते हैं। और लोगों का मतलब ये परसेप्शन रहता है कि भ्रष्टाचार से जो अधिकारी कितने मिले जुले रहते हैं और उन किस तरीके से बचते हैं, क्या क्या क्रियाकलाप है, वो थोड़ा समझाइए। देखिए, भ्रष्टाचार तो आदमी के भ्रष्टाचार तो देखिए समाज की सबसे बड़ी देन है। समाज आपको मैं एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं, क्या बताऊंगा, सही घटना है। आजमगढ़ में एक आर.के. सिंह साहब थे। वो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे और कई बार अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह भी घूम गए थे। तो वो वाइस चांसलर हो गए मेरठ यूनिवर्सिटी के। तो जब मेरठ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के बाद वो गांव में गए, तो गांव में गए, बड़ी इज्जत हुई। तो एक सज्जन पूछने लगे, वृद्ध थे, बोले बेटवा सुनीत तू वाइस चांसलर हो गए बाटा, ई का होला। अब ये सोचिए कि एक बुजुर्ग को, अनपढ़ टाइप के आदमी को ये समझाना कि वाइस चांसलर क्या होता है, बड़ी दूर काम है। बहरहाल उन्होंने कहा कि बाबा ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में मास्टर होते हैं, वो होते हैं, तो उनके ऊपर जो सबसे बड़ा मास्टर होता है उसको वाइस चांसलर कहते हैं। अच्छा। तो अब बुजुर्ग ने कहा ले, इतना पढ़ ले लिख ले, विदेश गए ले, और मास्टर के मास्टर भैले, तो का भइल? तो ऐसे नेक तो फलनवा का बेटवा बा सिपाही भर्ती भइल रहल, दरोगा भई गयल बा, काट के रख देला। काट के रख देला। तो अब आप सोचिए कि एक वाइस चांसलर की तुलना किससे हो रही है? एक दरोगा से, एक सिपाही से हुए दरोगा से, क्योंकि घूसखोर है वो, तो वो ज्यादा अच्छा समाज में। तो भ्रष्टाचार तो समाज की देन है। सही बात है। आप हमसे ये बताइए कि कोई अधिकारी किसी के घर पैसा मांगने जाता है? नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। लोग खुद आते हैं, पैसा देते। तो ये तो समाज जब तक नहीं सुधरेगा, भ्रष्टाचार नहीं सुधर सकता है। हाँ, अधिकारी को पहले अभी कहा कि अधिकारी अगर समयबद्ध तरीके से अनुशासित होकर काम करता है तो वो
खुद जब अगर भ्रष्ट नहीं रहेगा, समय से निर्णय ले लेगा, तो भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन भ्रष्टाचार तो जब तक समाज नहीं सुधरेगा, क्योंकि वही कहते हैं अरे दरोगा ठीक बाटे, का देखा दरोगा बाटे, दूसरे के क्यों कहें, हम ही को कहते हैं लोग कि अरे इतना रहने कुछ नहीं कमाए, गांव में रहते हैं, कुछ कमाए होते तो गांव में काहे रहते हैं, लीजिए अब गांव में रह रहे हैं तब भी लोगों को बुरा लग रहा है। तो ये तो जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक नहीं सुधरेगा। हाँ, अधिकारी को कोशिश ये करना चाहिए कि वो समय से निर्णय ले, समय से करे, तो भ्रष्टाचार कम होता है। अच्छा सर, ये बताइए, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, प्रशासनिक सेवाओं में टेक्नोलॉजी का कितना योगदान है, यानी कितना जरूरी है वो? नहीं, टेक्नोलॉजी तो जिस का जब विकास हो रहा है, तो जैसे और भी क्षेत्रों में विकास हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी का तो उपयोग बहुत महत्व वो है। बहुत सारी सूचनाएं हैं जो कि पहले हफ्तों लग जाते थे मिलने में, तुरंत मिल जाती हैं, कर लेते हैं। निर्णय लेने में भी मतलब जो है वो सहायक होती है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो उचित है, होना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, एक प्रशासनिक अधिकारी का निजी जीवन कैसा होता है, और दोनों में यानी प्रोफेशनल जीवन में और निजी जीवन में दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाता है? सामंजस्य तो बैठाना, मैंने देखिए सबसे मुख्य चीज़ है कि हमको भाई अपने जो देखिए शासन ने जिसको जो भी काम दे रखा है, किसी भी आदमी को शासन ने इतना काम नहीं दे रखा है कि उसका 10 से 5 के बीच में समाप्त न हो जाए। तो अब यह है कि अगर हम मैंने कहा कि अनुशासित हैं, समय से ऑफिस आ रहे हैं, 10 बजे ऑफिस आ रहे हैं, 5 बजे ऑफिस छोड़ रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कोई काम नहीं बचेगा जो कि आपको 5 बजे के बाद हो। हाँ, जो पुलिस के अधिकारी हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं, चूँकि इनकी शांति व्यवस्था, इनका मुख्य काम जो है, प्रमुख काम है शांति व्यवस्था को कायम रखना अपने क्षेत्र में। तो शांति व्यवस्था की समस्याएं तो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी क्षेत्र में जैसे पुलिस में दरोगा है, सिपाही है, या हमारे राजस्व में जो है वो लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, इन लोगों के ऊपर अगर सतर्क दृष्टि रखें और इन लोगों को अपने काम के प्रति सचेत रखें तो होगा। बाकी तो देखिए कि बहुत मुश्किल नहीं है कि प्रशासनिक मतलब प्रशासन नौकरी में रहती है, प्रशासन में रहते हुए निजी जीवन को ना मेंटेन, निजी जीवन में भी अच्छी तरह से निपट जा सकता नहीं है। बाकी तो जो आप मतलब क्या कहते हैं उसको, आपकी एक्सीडेंटल जो चीजें आती हैं उसमें तो भाई साहब, उसमें प्रकृति प्रदत्त चीजों में तो कोई कुछ कंट्रोल नहीं ये है हो कि सकता है। आपको मतलब जो आपके जहां भी हैं आप अपने अधीनस्थ में ये भावना जरूर रखें कि भाई आप जो हैं उनको देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है सर कि एक प्रशासनिक अधिकारी मतलब के रूप में मैं एक शिक्षक हूं, तो मेरे बच्चों को या जो दर्शक हैं उस क्षेत्र में जाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है, वो बताइए। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए? हाँ, देखिए, प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आपको सबसे मुख्य चीज़ तो है कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, और काफ़ी मेहनत करना है, क्योंकि आप तब कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और उसके बढ़ने का एक कारण ऐसा है, हालांकि सरकारी नीति का हमें कोई आलोचना करने का ना तो अधिकार है ना कोई फ़ायदा है, कि पहले 21 से 24 साल या 21 से 25 साल तक कंपटीशन की एज होती थी, अब ये 30-35 साल तक हो गई है। पीसीएस में 44 तक शायद है। तो है, तो इससे कंपटीशन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन संख्या। और दूसरे हमने जो महसूस किया है कि अब लोग जो है वो क्या कहते हैं कि कॉमन स्टडी नहीं करते, एक दूसरे से बताते नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हैं, यानी तो डिस्कशन नहीं करते, डिबेट नहीं करते। तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो लोग समझते नहीं है, क्योंकि हम लोग तो भाई हम लोग का तो 8-10 लोगों का ग्रुप था, और 8-10 आदमी दिन भर में एक बार जरूर मिलते थे, बात करते थे भाई तुमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, यार देखो हमने ये पढ़ा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उससे ये होता था कि कुछ चीज़ें जो आप नहीं पढ़ते थे आपस के डिस्कशन से जान जाते थे। आज क्या है कि आदमी जो है अपने परिवार के ही लोगों में नहीं डिस्कस करना चाहता, छोड़ दीजिए। तो मेहनत जो है, कड़ी मेहनत
और लगन, और फिर उसके बाद अंत में थोड़ा सा भाग्य। भाग्य भी लेकिन बहुत- भाग्य जो आएगा वो अंत में आता है, हाँ, हाँ, पहले भाग्य नहीं आएगा। पहले आपको वर्क, मेहनत करनी हार्ड पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये है कि भाई हमको ये करना है, उसके लिए भाई मतलब ये है कि आपको गाइडेंस तो कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। सर आपको इस मतलब ड्यूटी पीरियड में कभी कोई बड़ा ऑफर आया था? हालांकि कैमरे के सामने नहीं पूछना थोड़ा नहीं किस चीज़ का अवसर? मतलब कोई आपको रिश्वत या ऐसी चीजों? ये सब तो आते रहते हैं, ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हाँ। लेकिन देखिए मैंने कहा ना कि मेरे पास तो नहीं आया कोई। उसकी वजह देखिए, मेरे पास तो मैंने चूंकि मेरा पूरी नौकरी में मेरे से पहले वहाँ पहुँच जाता था कि भैया ये आदमी तो कोई गलत काम सुनेगा ही नहीं, इससे बात करना बेकार है। मैं आपको बता रहा हूँ, बलिया में मैं था, बहुत ही मतलब बलिया जो है वो बागी बलिया माना जाता है, क्योंकि 1942 में एक हफ्ते तक वहाँ एक चित्तू पांडे थे, वो कलेक्ट्री किए थे, पूरा जेल खुलवा दिए थे, ट्रेजरी लूट ली गई थी, ट्रेन लूट ली गई थी। तो वहाँ एक शारदानंद अंचल मंत्री थे, मुलायम सिंह जी के बहुत खास आदमी माने जाते थे। तो वो मतलब जो है वो किसी भी अफसर को अगर तलब कर लेते थे तो अफसर 10 दफ़ा जो है बाथरूम होके तब जाता था, पता नहीं क्या है। तो मुझको उन्होंने एक दफ़ा बुलाया, उनका भांजा वहीं सूचना अधिकारी था, तो उसने बुलाया, कहा कि मामा जी ने आपको याद किया है। तो हमने कहा ठीक है, कब आए? कहना हम आपको आएंगे ले चल रहे। तो ले गए हमको, तो उनके बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तो एक सज्जन बोल रहे कि मंत्री जी CRO साहब आई गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं देख नहीं रहा हूँ, तुम कर रहे हो? PA से कहा इनको साहब को बैठाओ, बगल में वो था कमरे में बैठे। तो आए तो उन्होंने कहा कि देखिए मिश्रा जी, हम आपके बारे में बहुत सुने हैं, जानते हैं, ये एक इस आदमी का काम है, अगर होने लायक होगा तब तो आप करवे करोगे, ना होने लायक हो तो आप एक आध दो इसको टाल दो, छोड़ दो। सही बात है। बहुत सारे मुकदमे, इसको मत निर्णय करना। बस इतना ही मुझे कहना है, बाकी कुछ नहीं कहना। मतलब किसी भी आदमी ने मुझसे ये नहीं कहा पूरे नौकरी के दौरान, किसी नेता ने, कि आप ये काम कर ही दो, देख लो भैया, अगर न होने लायक हो इसका तो आप टाल दो। अच्छा, तो भाई हजारों मुकदमे हैं, एक मुकदमा नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आपके गांव भृंगारी में लोगों से मैंने आपके बारे में पूछा तो लोग आपको साहब साहब कहते हैं, लेकिन एक चीज ये भी पता चला कि लोग ये कहते हैं कि इतने अच्छे पद पर होकर के भी ये पैसा बहुत नहीं कमा पाए। उसके बारे में आपका क्या राय है? भाई ठीक नहीं कमाए तो अब देखिए, अभी आपने पहला सवाल पूछा था भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, तो यही है ना दोनों कि पक्ष पूछने जरूरी है। तो यही प्रश्न है कि ये समाज ही है, ये जो हाँ, समाज ही एक्चुअली देखिए, समाज ही अधिकारी को भ्रष्ट बनाता है। अच्छा, समाज ही अधिकारी को भ्रष्ट बनाता है। अब देखिए क्या है, अभी आप गांव देश के रहने वाले हैं, हम जो आप क्यों लोग कहते हैं कि मैं जाता हूँ कहीं अकेले जाता हूँ, न मेरे साथ कोई वो क्या कहते हैं वो नौकर चाकर नहीं नौकर चाकर नहीं, वो क्या कहते हैं 200 बंदूकधारी नहीं चलते हैं, हाँ, वो नहीं है। हाँ, मैं स्कूटी रखता हूँ, स्कूटी से चला जाता हूँ, हाँ, पैदल क्या भी चल- फर्क पड़ता है। सही देखिए बात। हमारा जो एक, फिर मैं कहूँगा आपको दृष्टांत, मैं हाई स्कूल में था, हाँ, हाँ, तो एक हमारा क्लास फेलो था, 2 क्लास फेलो थे, पान बहुत खाते थे, बहुत पान खाते थे। तो हमारे एक वाइस प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा है कि ईश्वर जब किसी को पैदा करता है तो उसके लिए हर चीज नियत कर देता है। आप कहते हैं ना भगवान यही दे रहे हैं, क्या कर, आप कितना मिठाई खाओगे, कितना पान खाओगे, कितना गाड़ी चढ़ोगे, कितना क्या करोगे, लेकिन वो ये नहीं तय करता कि आप कितने पीरियड में वो करोगे। आपको उन्होंने कह दिया कि आप 10 क्विंटल मिठाई खाओगे अपनी ज़िंदगी में। अब अगर आपने वो 10 क्विंटल मिठाई 2 साल में खा ली तो पूरी ज़िंदगी नहीं खा पाओगे, क्योंकि शुगर की बीमारी हो जाएगी। ये तुम दांत, ये तो पान खा रहे हो, तो ये 2-3 साल में तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, तो फिर इसके बाद खाना भी नहीं खा पाओगे, खुद छोड़ दोगे। तो भाई अगर हमने 50 साल गाड़ी चढ़ी, कार चढ़ी, तो जिंदगी में जितना कार चढ़ना था उतना तो खत्म हो गया ना। तो अब 10-20 साल में स्कूटी पे चल रहे, पहले स्कूटी नहीं चले। सन 52 में मैंने गांव छोड़ा,
हाई स्कूल 6ठी क्लास में पढ़ने के लिए। और सन 4 में मैं गांव आया। 52 साल में गांव से बाहर रहा। अच्छा। तो अब मुझे जो 20 साल गांव 25 साल रहना था वो मुझे गांव में रहूँगा ना। हाँ हाँ, सही बात है। भाई मेरा मकान इलाहाबाद में 2-2 ठो है, 3-3 ठो मकान है, हाँ हाँ। और मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो मतलब जो आदमी को संतोष होना चाहिए। अगर मैं स्कूटी से जा रहा हूँ तो आपको क्या परेशानी है? मैं भाई 24 घंटे गाड़ी पर चढ़ता था। मेरा ऑफिस फैजाबाद में खाली मतलब आप समझ लीजिए कि 200 मीटर पे था, लेकिन मैं सॉरी पैदल नहीं जाने पाता था। अरे साहब, कमिश्नर साहब हैं, पैदल, हम एडिशनल कमिश्नर साहब पैदल जाएंगे? गाड़ी पे बैठे और गाड़ी पे उतरे। तो अब इतनी गाड़ी चढ़ ली है तो भाई यहाँ से अगर सिरसा तक स्कूटी से चले जा रहे तो छोटे हो गए। सही बात है। अब देखिए यही बात है। हाँ। हमने पैसा नहीं कमाया तो वो है, जो पैसा कमाए उनकी भी बुराई हो रही है। हाँ। अगर आप कहीं चले जाइए, आपके अगल बगल में तो कुछ अफसर लोग रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। अरे सरवा तू बताओ, भाई से पैसा ले ले। हाँ, ले रहे हैं। भाई की जमीन भिजवाई दे तब वो भाई के लड़का की नौकरी नहीं दिवाए। सही बात है। तो वही है। तो देखिए समाज, मैंने पहले कहा कि समाज आपको रहने नहीं देगा, और समाज अगर आपने वो कहानी आपने माफ करिएगा कि वो बाप बेटे जो जा रहे थे घोड़े से कि पैदल क्यों जा रहे हैं, तो कुछ नहीं, आप अपना जो है कुत्ते भूखते रहते हैं, हाथी चला जाता है, बस उस तरह। सर एक बात और बताइए। हाँ। कि ड्यूटी पीरियड तो क्या बदलाव आता है, और ज़्यादातर लोग गांव में नहीं रहना चाहते। मैंने कई सारे मेजा क्षेत्र में देखे जो A ग्रेड के अधिकारी हैं वो बाहर ही रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं। उसका कारण नहीं, उसके 2 कारण हैं। देखिए पहला कारण तो ये है कि गांव से जब आप नौकरी पीरियड में समय समय पर गांव में आते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तब तो आप जब गांव में आएंगे तब आपको लोग मिलेंगे जुलेंगे। और जब आप 20 साल 25 साल आप गांव से बाहर रहे, किसी से कोई संबंध नहीं रहा, तो जब गांव में आते हैं तो आपको कोई मतलब जो है वो मिलता नहीं है। दूसरे अदब आप देखिए, नौकरी में रहते हैं, बड़े भारी अफसर हैं जो भी हैं, 20 आदमी मिलते रहते हैं, साहब हैं क्या है, चपरासी भी मुफ्त में गवर्नमेंट के मिल जाते हैं, मिलते हैं, सब सर कहते। तो वो चीज़ें जब आप देखिए, जब नौकरी में थे तब और थे, जब आप रिटायर हो गए तो आप घर में आइए, सामान्य की तरह रहिए। अगर सामान्य आदमी की तरह रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो मतलब 19 साल हो गया गांव में रहते हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आज भी अपना वही जो फॉलो था, सुबह उठना, चाय पीना, नाश्ता करना, नहाना, 12 बजे 1 बजे लंच करना, रात को करना, 11 बजे सोना, मेरा अभी भी वही, मेरा टोटल रूटीन वही है जो मेरा नौकरी में था। क्योंकि मैं जब तक नौकरी में था तो 11 बजे सोता था, जब सारे जगहों से ये पता आ जाता था कि सब जगह वो क्या कहते हैं कि ठीक है, शांति है, वो है। तो मतलब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको ये भूलना है कि हम क्या थे। जैसे ही आप भूल गए कि हम क्या थे, आपका